9 अगस्त सन 1945 इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होता है नागासाकी पे। 70,000 से भी ज्यादा मासूमों की जानें चली जाती है इस एक्सप्लोजन के तुरंत बाद। लेकिन यही धमाका ठीक एक महीने पहले यानी 19 जुलाई सन 1945 सुबह के करीब 5:30 पे अमेरिका की न्यू मैक्सिको स्टेट की एक रेगिस्तान में भी होती है। लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं है, ये पहली बार है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बम धमाके को देखकर ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक धमाका होता है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था इस एक्सप्लोजन का साइज होगा अराउंड 0.3 किलोटन्स ऑफ TNT, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लास्ट इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, 21 किलोटन्स ऑफ TNT। इस धमाके से इतनी भयंकर गर्मी निकलती है कि वहां मौजूद स्टील का टावर इवेपोरेट हो जाता है। इसकी शॉक वेव्स करीब 160 किलोमीटर तक फील की गई और धमाके से निकला मशरूम क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक आसमान में दिखाई देता है। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकलती है, Now I am become death, the destroyer of worlds. क्या थी इनकी कहानी, कैसे इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया और इन्हें कैसा लगा ये जानकर जब इनकी क्रिएशन की हेल्प से लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली गईं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। कहानी शुरू होती है जब इनका जन्म होता है 22 अप्रैल 1904 में। ओपेनहाइमर का जन्म होता है न्यूयॉर्क शहर के एक जर्मन ज्यूइश परिवार में और बचपन से ही इन्हें एक चाइल्ड जीनियस माना जाता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही ये हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये इस हद तक नॉलेजेबल थे कि 12 साल की उम्र में ही इन्हें न्यूयॉर्क शहर के मिनरलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। ओपेनहाइमर को मिनरलॉजी की बहुत समझ थी। आगे चलकर साल 1922 में जब ये हार्वर्ड में पढ़ाई करने के लिए गए तो इन्होंने 4 साल की डिग्री 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। अपने क्लास के ये टॉपर थे। केमिस्ट्री में मेजर किया और बहुत सारे सब्जेक्ट की इन्हें जानकारी थी, फिजिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर और इवन ईस्टर्न रिलीजन। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में से हार्वर्ड में इन्होंने रियलाइज किया कि इनका असली पैशन फिजिक्स था। आगे चलकर साल 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र पर ये PhD कर डालते हैं। लेकिन इस जीनियस के पीछे छुपी एक डार्क साइड थी। इनके दोस्तों का कहना था कि ओपेनहाइमर की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदतें थी। ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार थे। एक टाइम पे इन्होंने अपने भाई से कहा था कि मुझे दोस्तों से ज्यादा फिजिक्स चाहिए। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहता था और बाहर बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में ये ज्यादा खबर नहीं रखते थे। Until अर्ली 1930s में जब एडोल्फ हिटलर का राइज देखने को मिलता है जर्मनी में, ये धीरे धीरे और पॉलिटिकली और अवेयर बनते हैं। हिटलर की तानाशाही के चलते बहुत सारे जर्मन साइंटिस्ट्स जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। इस लिस्ट में कई सारे बड़े नाम थे जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन न्यूमन जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को पायनियर किया था, लियो सिलार्ड जो कि आगे के स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे, हैंस बेथे जिन्होंने फ्यूजन डिस्कवर किया था स्टार्स में, एडवर्ड टेलर जिन्हें फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है और एनरिको फर्मी जो कि एक और इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे हमारे आगे की कहानी में। ये सारे साइंटिस्ट्स मोस्टली जर्मन ज्यूज थे और ओपेनहाइमर भी एक ज्यूज फैमिली से ही आए थे। तो जब इन्होंने ज्यूज पर होने वाली अत्याचारों को देखा तो इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आने लगा। ओपेनहाइमर लेफ्ट विंग विचारधारा से इंस्पायर होकर कई पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी गए और पैसे डोनेट किया करते थे लेबर यूनियन और स्ट्राइकिंग फार्म वर्कर्स को। सितंबर 1939 हिटलर पोलैंड देश पर अटैक करता है जिससे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस वॉर में इन्वॉल्व होने में, लेकिन फिर भी वो प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द वर्स्ट। एक्चुअली में हुआ ये था कि वॉर शुरू होने से करीबन एक महीने पहले अगस्त 1939 में
एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने एक लेटर लिखी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इस लेटर में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने वार्निंग दी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है। हो सकता है कि वो ये एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन बनाने में सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए अमेरिका को रेडी रहना चाहिए। ये लेटर पढ़ते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसे कि यूरेनियम के प्रॉपर्टीज पर स्टडी करना था। तुरंत एक्शन लिया गया। साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई गई जिनका काम यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करना था कि क्या यूरेनियम से कोई डिस्ट्रक्टिव हथियार बनाया जा सकता है। इस टीम को बनाने के बाद अमेरिका के सरकार ने एनरिको फर्मी और लियो सिलार्ड को फंडिंग देना शुरू किया, ये पता करने के लिए कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आखिर काम कैसे करती है, कैसे यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप को सेपरेट किया जा सकता है। एक्चुअली में यूरेनियम दो टाइप्स के होते हैं, पहला यूरेनियम 238 आइसोटोप और दूसरा यूरेनियम 235 आइसोटोप। लेकिन जो यूरेनियम नेचुरली पाया जाता है अर्थ पर वो यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है। 1% से भी कम यूरेनियम एक्चुअली में 235 आइसोटोप होता है जो कि नेचुरली पाया जाता है धरती पर, और यही 235 वाला आइसोटोप ही बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जा सकता था। सबसे पहला चैलेंज था इन साइंटिस्ट्स के लिए कि यूरेनियम 235 को बनाने का कोई तरीका ढूंढा जाए यूरेनियम 238 आइसोटोप से। ओपेनहाइमर इस वक्त अपनी एक अलग रिसर्च कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, एडवर्ड टेलर और बाकी और साइंटिस्ट्स के साथ। दिसंबर सन 1940 यूरेनियम 235 आइसोटोप के अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इसे भी यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन को बनाने में, और इस एलिमेंट का नाम प्लूटोनियम होता है। 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट एक मैसेज भेजते हैं ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल को। मैसेज में वो ये कहते हैं कि दोनों देशों को साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए इन एटॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस मैसेज को भेजे एक महीने भी नहीं हुए होते हैं कि 7 दिसंबर सन 1941 जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो जाती है। That since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट ये घोषणा करते हैं कि अमेरिका एलाइज ताकतों का हिस्सा बनेगा जो कि जर्मनी और जापान के खिलाफ उस वक्त लड़ रहे थे। लेकिन इन सब चीजों के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने का जो साइंटिफिक मिशन था अब ये एक मिलिट्री मिशन में बदल चुका था। अमेरिका $2.2 बिलियन इन्वेस्ट करता है इस एक प्रोजेक्ट पे। ये आज के टाइम के $24 बिलियन के बराबर है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए। अमेरिकन मिलिट्री का एक इंजीनियरिंग विंग था जिसे आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स कहा जाता था। ये विंग अमेरिकन आर्मी के लिए पोर्ट्स और एयरफील्ड जैसी चीजें बनाने के लिए बनाई गई थी। इनकी इन्वॉल्वमेंट अप्रूव्ड की जाती है इस यूरेनियम प्रोजेक्ट में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा 1942 में। अब इनकी नॉर्थ अटलांटिक डिवीजन का ऑफिस मैनहट्टन में था जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, और जब इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली न्यूक्लियर वेपन बनाने की तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स सेम बिल्डिंग में 18वीं फ्लोर पे बना दिए। इन हेडक्वार्टर को नाम दिया गया द मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट, और इस पॉइंट ऑफ टाइम से ऑफिशियली शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। डेट थी 13 अगस्त 1942। अगले महीने 17 सितंबर कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स को हेड अपॉइंट किया जाता है इस प्रोजेक्ट का, और ये डिसीजन लेते हैं कि ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया जाए। इस प्रोजेक्ट को अंडर कवर रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन डिसाइड की जाती है ओक रिज टेनेसी स्टेट में। इस शहर को द सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि पूरा का पूरा शहर यहाँ बसाया जाता है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। हजारों साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, वर्कर्स को इस शहर में मूव किया जाता है और इनका काम सिर्फ एक यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाए। दरअसल बात ये है कि यूरेनियम 238
238 ज्यादा फिजनेबल नहीं है, यानी चेन रिएक्शन नहीं हो पाता है जिससे कि एक बॉम्ब बनाया जा सके। सिर्फ यूरेनियम 235 ही एक चेन रिएक्शन कर सकता है जिससे कि उसे बनाने की जरूरत पड़ रही थी। इसके अलावा एक अलग लोकेशन पर वाशिंगटन में प्लूटोनियम की प्रोडक्शन पर भी काम चल रहा था। प्लूटोनियम को भी एक्चुअली यूरेनियम 238 से ही प्रोड्यूस किया जाता है। जब हाइड्रोजन के एक आइसोटोप को यूरेनियम 238 से बॉम्बार्ड किया जाता है तो प्लूटोनियम की प्रोडक्शन होती है। बाद में पता चलता है कि प्लूटोनियम एक्चुअली में और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव है और भी ज्यादा फिजनेबल है एज कम्पेयर टू यूरेनियम 235। इन सब के अलावा एक और लोकेशन को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, प्रोजेक्ट वाई। ऐसी लोकेशन जहाँ पे एक्चुअली में काम होगा इन बॉम्ब्स को बनाने का और डिजाइन करने का। ओपेनहाइमर एग्जैक्टली ऐसी ही एक लोकेशन को जानते थे, न्यू मैक्सिको स्टेट की पेकोस वैली। इन सारी लोकेशंस को सेट करने के बाद अब बस एक ऑब्वियस सी चीज करने को बची थी, प्रैक्टिकली एक चेन रिएक्शन को टेस्ट आउट करना। अभी तक सब कुछ थ्योरेटिकली ही चल रहा था, कम से कम कोई ये प्रूव करके दिखाए कि एटॉमिक बॉम्ब का जो पूरा कंसेप्ट है ये पॉसिबल भी है या नहीं। 2 दिसंबर साल 1942 साइंटिस्ट एनरिको फर्मी यहाँ पर पहला सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक कोर्ट में ये एक चेन रिएक्शन चलाते हैं। 3 p.m., the clickety-clack of their instruments proved they had achieved the first human-made nuclear chain reaction. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते आते जनरल ग्रोव्स ओपेनहाइमर की काबिलियत से बहुत इम्प्रेस हो चुके थे। वो इन्हें प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ मिलिट्री के सीनियर मेंबर्स को ओपेनहाइमर पर शक था, वही सेम शक जो एल्बर्ट आइंस्टाइन पर था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो सोच है, विचारधारा है, वो बहुत लेफ्ट विंग है, हो सकता है वो एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क निकले। ओपेनहाइमर के भी काफी दोस्त, उनकी वाइफ और तो और उनके भाई सब के सब कट्टर कम्युनिस्ट थे। वो खुद लेफ्ट विंग विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। अमेरिका को डर था कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा उनके देश के खिलाफ हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद जनरल ग्रोव्स खुद ओपेनहाइमर को पर्सनली सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ओपेनहाइमर के बिना ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, वो एसेंशियल है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसीलिए 20 जुलाई साल 1943 ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीड बना दिया जाता है। एक एटम बॉम्ब को बनाने में ओपेनहाइमर ने जो रोल निभाया वो थी क्रिटिकल मास की कैलकुलेशन। क्रिटिकल मास बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का, जो चाहिए होता है एक चेन रिएक्शन करने के लिए। तो इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि मिनिमम कितनी मात्रा हमें इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की यूज करनी पड़ेगी जिससे एक चेन रिएक्शन हो पाए और एक बम धमाका हो पाए। आज के टाइम में ये सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे अननोन फैक्टर्स थे। यूरेनियम 235 की प्रॉपर्टी के बारे में हम शायद ही कुछ जानते थे और प्लूटोनियम 239 को तो एक्चुअली में साल 1940 में ही डिस्कवर किया गया था और साल 1943 की एंड तक सिर्फ 2 मिलीग्राम प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो पाया था। इसीलिए अमेरिका यहाँ 2 एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर रहा था। पहला बॉम्ब जो यूरेनियम 235 पर बेस था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा बॉम्ब था प्लूटोनियम बॉम्ब जो कि प्लूटोनियम 239 का यूज करके बनाया गया था जिसका नाम था फैट मैन। ओपेनहाइमर का मानना था कि इसे टेस्ट आउट करना जरूरी है एक्चुअली में बम में डालने से पहले। जनरल ग्रोव्स ने पहले कहा कि हम टेस्ट नहीं करवा सकते ऐसी चीजों का क्योंकि वैसे ही हमने इतना कम प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया है, लेकिन ओपेनहाइमर ने कहा टेस्ट यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो जनरल ग्रोव्स आखिरकार मान गए और फिर किया जाता है द ट्रिनिटी टेस्ट। इसी की बात इस वीडियो के शुरुआत में की गई थी। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जाता है। इस टेस्ट बॉम्ब को नाम दिया जाता है गैजेट। इसमें करीब 13 पाउंड्स यानी 5896.7 ग्राम प्लूटोनियम था। एक स्टील टावर की मदद से साइंटिस्ट इस गैजेट को 100 फीट हवा में लटका देते हैं और 16 जुलाई साल 1945 सुबह के 5:30 बजे इस बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है। जैसा कि बताया गया, जितना एक्सपेक्ट किया था ओपेनहाइमर ने उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला ये बॉम्ब। वो स्टील टावर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया। इस धमाके को देखने के बाद ही था जब ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता की कुछ लाइनें निकलती हैं। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that
he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." एक्चुअली ओपेनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे और इन्होंने भगवत गीता की पूरी पढ़ाई करी हुई थी अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ये भगवत गीता को अपने जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किताब बताते हैं। इस ट्रिनिटी टेस्ट को हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त साल 1945 में लिटिल बॉय बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। अगर ये काफी नहीं था तो 3 दिन बाद इस प्लूटोनियम फैटमैन बॉम्ब को भी नागासाकी शहर पर गिरा दिया जाता है। ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब के बाद बड़ी खुशी जताई थी। उनका मानना था कि काश ये जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब नागासाकी पर बम गिराया गया तब ओपेनहाइमर शॉक में रह गए। 17 अगस्त को ये खुद वॉशिंगटन तक गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने, अपने द्वारा लिखी गई चिट्ठी खुद अपने हाथों से देने। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहते हैं। इन्हें इतना भारी रिग्रेट फील हुआ कि इन्होंने क्या कर डाला, क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने इंसानों के हाथों में लाकर दे दी है। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब को ओपेनहाइमर एक नेसेसरी इविल मानते थे, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा कि फ्यूचर का क्या होगा, आने वाले टाइम में अलग अलग देश इस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे। इस समय के बीच अप्रैल 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चल बसे थे। अगले अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बॉम्ब के करीब 2 महीने बाद ओपेनहाइमर को मौका मिलता है प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलने का। प्रेसिडेंट से मिलकर वो सीधा ये मुंह पर कहते हैं, आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। और प्रेसिडेंट ट्रूमैन इतना गुस्से में आ जाते हैं ये सुनकर कि उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि इस ओपेनहाइमर को इस ऑफिस से बाहर निकालो और मैं इसकी कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहता। ओपेनहाइमर आगे चल के यूएस एटॉमिक कमीशन के साथ काम करते हैं ऐसे और न्यूक्लियर अटैक्स को रोकने के लिए। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर हथियारों पर एक कंट्रोल बनाया जाए। साल 1945 में जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इस कमीशन को अप्रोच किया ये आइडिया लेकर कि एक हाइड्रोजन बम भी हमें बनाना चाहिए, तो ओपेनहाइमर ने सख्ती से उन्हें अपोज किया। लेकिन इस अपोजिशन का ज्यादा कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि अमेरिका आगे चल के एक हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करता है और टेस्ट भी करता है साल 1952 में। एडवर्ड टेलर वो साइंटिस्ट थे जिसने मदद करी इस हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने में और इन्हें फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब कहकर बुलाया जाता है आज। ओपेनहाइमर के ओपोजिशन के चलते और उनके लेफ्ट विंग विचारधारा के वजह से उनकी नौकरी उनसे छीन ली जाती है। अपनी बची हुई जिंदगी वो एकेडमिक प्रोफेशन में ही बिताते हैं और दुनिया भर में जा के लेक्चर्स देते थे। इवन दो उन्हें नोबेल प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो एक भी नहीं जीत पाए। साल 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से ओपेनहाइमर की मौत होती है, सिर्फ 62 इयर्स की एज पर, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि ये एक भयंकर चेन स्मोकर रहे थे थ्रू आउट हिज लाइफ। आज के दिन 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, इजराइल, रसिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पिछले 80 सालों में दोबारा से कोई और न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया है। वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।